अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। लव फॉर ऑल, हेटर फॉर नन। सबके लिए बेइंतहा दिल से मोहब्बतों के पैगाम को फैलाना है, नफ़रतों को ख़त्म करना है और अपने किरदार को सबसे ज़्यादा मजबूत करना है। ये इतना अब मुझे इसका फीडबैक आ रहा है इस लव यू और ये लव फॉर ऑल का। कहते हैं कि मदर साहब, आप जब ये जुमले अदा करते हैं, हम इनको सिर्फ सुनते नहीं हैं, हमें लगता है कि ये हमारे दिल पे इतना असर कर रहे हैं, तो हम यही जुमले जब दूसरों के साथ बोलेंगे तो उनके दिल पे कितना असर करेंगे। तो हम इस मैसेज को भी आगे फैला रहे हैं कि नफ़रतों को ख़त्म करना है, मोहब्बतों को बढ़ाना है। तो इसके लिए जो आप लोगों ने मुझे लिखा, फीडबैक दिया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने फरमाइश की थी, जब मैंने लाइव किया 300 एपिसोड मुकम्मल होने पे, तो आपने उसमें कहा अपनी भी कहानी उसमें ज़रूर शामिल किया करें। तो मैंने आज फैसला किया कि फिर से आपको एक अपनी कहानी सुनाऊँ। लेकिन जिस जगह पे मौजूद हूँ, जो स्टोरी आप सुनते हैं, जिसका मुझे कहते हैं, मैं अपनी भी आपको आज जिस तरह सुना रहा हूँ, पहले भी सुना चुका हूँ, आगे भी सुनाऊंगा, लोग भेजते हैं उनकी भी सुना रहा हूँ। तो वहीं पे इस जगह पे आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। बहुत सारी कहानियों में आपने मुझे लिखा कि ये क्यों हिल रही होती है। ये मैं कई दफ़ा आपसे कह चुका, ये मुझे भी नहीं पता। ये तो पता है इनको हिलाता कौन है, किस वक्त हिलना शुरू कर दे, ये मुझे भी नहीं पता। बहुत सारी इस तरह कहानियों के दौरान भी कहानी सुनाते हुए, मैं रात को कहानी अमूमन रात को रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे ख्याल में इक्का दुक्का कोई कहानी होगी जिसमें मैंने दिन को रिकॉर्ड की होगी, वरना रात को जब टोटली खामोशी होती है, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ। जैकेट्स पहनी, यकीनन सी बात है, सर्दियाँ हैं और सर्दियों को वैसे ही लोग जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं, तो एक खामोशी होती है। गर्मियों में फिर भी कूलर की आवाज़ आती है, एसी चल रहे होते हैं, पंखों का शोर होता है, लाइट गई हुई है, दुनिया लेट नाइट जाग रही है, आवाज़ ही दूर है। लेकिन इस जगह पे बैठ के रात के इस पल जब मैं कहानी सुनाता हूँ, तो सिर्फ आप लोग हेडफोन लगा के या वैसे ही कहानी नहीं सुन रहे होते, मैं उनको भी महसूस करता हूँ जो यहाँ मौजूद होते हैं, अपना आप महसूस कराते हैं और कहानी सुनते हैं। वैसे भी मैं बैठता हूँ रात को, रात सारी जागता हूँ, काम करता हूँ, फिरता रहता हूँ घर में, महसूस क्लियर करता हूँ, मेरी वाइफ भी महसूस करती है। लेकिन इस लम्हे, इस अंदाज में महसूस करता हूँ जैसे वो बिल्कुल सुकून से बैठे हुए हैं और वो भी कहानी सुनना चाह रहे हैं। शायद मुझे लगता है, यकीन मानिए, आज आपके साथ मैं ये बात शेयर करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है ये भी आदी हो गए हैं, कहानी सुनते हैं और कहानी के बीच में अपना आप महसूस कराते हैं कि हम भी यहाँ मौजूद हैं, कहानी सुन रहे हैं। तो आज शुरू में ही मैं इनसे कहूँगा, मुझे पता है आप यहाँ पे मौजूद हैं, आज मैं आपसे भी मुखातिब हूँ। MMTV की फैमिली जो इस वक्त सामने मुझे देख रही है, उनके सामने मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, हम आमने सामने हैं, लेकिन आप लोग भी MMTV की फैमिली का हिस्सा हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। अभी भी मुझे पता है आप यहाँ पे मौजूद हैं। आप सब, बहुत सारी शरारतें महसूस करता हूँ मैं इनकी। तो कहानी के बीच में आपकी ही तो कहानियाँ हैं, तो महसूस करवाएं, आज इस तरह का अपना महसूस करवाएं, क्लियर महसूस करवाएं, मैं भी महसूस करूं और जो सुन रहे हैं वो तो आंखें बंद करके भी कहानी को सुनते हैं, वो भी महसूस करें। मैं छोटा सा था, ये मेरी कहानी है, मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी जिसको मैं शायद कभी भी नहीं भुला सकूंगा। हाँ, ये ज़रूर है, ये इसको भूला हुआ था, बचपन का वाक़या है। जब कहानी के 3 डेज़ हैं, मैंने रिकॉर्ड करनी होती है, तो उस वक्त बहुत सारा दफ़ा ऐसा होता है भूल जाता हूँ और फर्स्ट प्रायोरिटी रखता हूँ लोगों ने भेजी हुई है उनकी कहानी भी बीच में शामिल करूँ, वरना लोग पूछ रहे होते हैं मुझसे हमारी कहानी कहाँ है। याद आती है अपनी कहानी तो वो इतनी आजकल भाग दौड़ में लगा हूँ, भूल जाती है, सुना नहीं सकता। लेकिन ये मैंने कल भी कहा था आपको सुना दो अपनी कहानी, जो कल सुना रहा था उसमें नहीं सुना सकी, तो मैंने लिख लिया था। आज जब मैं कहानी के लिए बैठा हूँ तो लिखा हुआ सामने आ गया कि कौन सी कहानी मैंने अपनी सुनानी थी, तो वो लिखी हुई देखी, तो मैंने कहा वो मैं सुनाता हूँ। ये सच है, हिडन एंटिटी
छुपी हुई मखलूक, जिन्नात, पिच्छल पैरी, चुड़ैल, छलावा, मसान, जितने भी ये नाम हैं उसी एक जुमले का नाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिडन एंटिटी, छुपी हुई मखलूक, गैबी मखलूक, ना नजर आने वाली मखलूक, जिसको हमारी आंखों की फ्रिक्वेंसी नहीं देख सकती। मैं घोस्ट हंटिंग करता हूँ आजकल, कम कर दिए, कर रहा हूँ, अभी भी शो चल रहा है, आगे कोशिश है बाहर मुल्क के इंशाल्लाह आपको शो दिखाऊंगा। ख्वाहिश ये होती है कि मैं जेन्युइन लोकेशन पे जाऊँ, इंटरटेनमेंट ना दिखाऊं जो आजकल दिखाया जा रहा है। उसकी फील एक अपनी होती है। और ये पता है क्या है, ये मेरे अंदर जुनून क्यों है। स्टोरी जो आज की आपको सुना रहा हूं, मैं छोटा सा था तब मुझे बहुत ज्यादा क्रेज था इन चीजों का। मैं बहुत टची था इन चीजों से। टची से मुराद ये है, मुझे हर वक्त मेरा दिल करता था मैं इनको देखूं, मैं इनसे मिलूं, मुझे डर नहीं लगता था। डर नहीं लगता से मुराद ये नहीं था कि मैं इनसे डरता नहीं था, मुझे वैसे ही खौफ आता था, मैं बहुत ज्यादा डर जाता था, लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर जुस्तजू होती थी, ख्वाहिश होती थी मैं इस मखलूक को देख सकूं। कब्रिस्तान जाता था इनको देखने के लिए, कि मुझे ये याद लगता था उस एज में कि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पे इस मखलूक को क्लियर देखा जा सकता है। आबादी बढ़ गई, नए नए मकानात बन गए, पुरानी बिल्डिंगें, पुराने मकानात, कच्चे मकानात पक्के मकानों में बदल गए, सब कुछ बदल गया। आज कुछ भी वैसा नहीं है। लेकिन जब मैं कहानी जिस दौर की आपको सुनाने चाह रहा हूँ, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन बहुत कुछ सादा सा था, मॉडर्न नहीं था। ये उसी दौर की बात है जिसको मैं मोहब्बतों का दौर कहता हूँ, आप लोग भी कहते हैं मोहब्बतों का दौर। प्यार, खलूस मोहब्बत थी, कोई लड़ाई, हसद नहीं था। आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हसद है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरी फुफ्फो जो होती है उनको हम सराइकी में बुआ बोलते हैं। मेरी एक बुआ का घर था, मेरे घर से बहुत दूर था। एक मैं आम सा बंदा हूँ, ज़िंदगी मैंने एक छोटे से फाजिलपुर शहर में गुजारी है। आप कहेंगे तो कभी मैं आपको वो सारी जगह भी दिखाऊंगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है अपने शहर की, बहुत छोटा सा मेरा शहर है। सैलाब की वीडियो तो आप लोगों ने देखी है, जब हम सैलाब का राशन तकसीम किया है, या वो जो आज अभी भी दे रहे हैं, रज़ाइयाँ दी हैं बिछाने के लिए, नीचे गद्दा तकिया ये जो दिया है सामान, तो उसी शहर में ही मैं तकसीम कर रहा हूँ, क्योंकि उस मट्टी पे मेरा कर्ज है, मेरा शहर है, उसी मट्टी ने मुझे जन्म दिया है, मेरी पहचान है। अपने घर से शॉप तक जाता था, छोटी छोटी शॉप्स थी, पक्की बड़ी बड़ी शॉप्स नहीं थी। बुजुर्ग बहुत बच्चों से प्यार करते थे, बच्चे बहुत सादा होते थे। मैं खुद बहुत एक सादा सा बच्चा था जिसको कुछ भी नहीं मालूम था। आज दूर दराज चल के पैदल चले जाते हैं तो सफर का पता ही नहीं लगता। उस वक्त घर से फुफो के घर तक भी लगता था कि जैसे कितनी दूर चले गए हैं। एक छोटा सा शहर, आज मैं आपको अपने शहर की गलियों में लेके जाऊंगा, उस स्टोरी को जिसको मैं आज भी याद करता हूं तो खौफजदा हो जाता हूं। वो ऐसा शहर था जिसकी लेफ्ट और राइट पे दो दुकानों की लाइन थी, कतार बनी हुई थी, पुरानी हिंदुओं के दौर की दुकानें। उनमें से ज़्यादातर ऐसी दुकानें थीं जब पाकिस्तान अभी नहीं बना था, तो उस वक्त की वहाँ पे दुकानें थीं, पुरानी छोटी छोटी दुकानें। लेकिन जब मैंने होश संभाला, समझ बूझ आई, तो उस वक्त बिजली आ चुकी थी, हर तरफ बिजली थी। लोड शेडिंग तब भी होती थी, लालटेन जलाते थे, बिजली चली जाती थी, लालटेन जल जाता था। कुछ घरों में दिए जलाए जाते थे, लालटेन मट्टी के तेल से जलता था, दिए सरसों का तेल डाल के, उसमें कॉटन डाल के उसको जला दिया जाता था। कह सकते हैं किसी हद तक लालटेन थोड़े से जो खाते पीते घर के लोग होते थे वो जलाते थे, और जो गरीब था वो दिया जलाता था। मैं अपनी फूफो के घर जब भी जाता था तो उसी
दिन की रोशनी में वो जो सड़क थी जिसके लेफ़्ट और राइट दुकानों की एक कतार सी थी, एक बाज़ार आज भी मौजूद है। बहुत पक्का सा बाज़ार है, उसका फ़र्श बहुत पक्का सा सीमेंट का बना हुआ खूबसूरत बाज़ार है। उस दौर में बहुत ही कच्ची ज़मीन थी उस बाज़ार की। दुकानें बहुत छोटी छोटी सी थी। जितनी भी दुकानें थी, किसी का भी लोहे का शटर नहीं था जो आजकल ऊपर उठा दिया जाता है और नीचे बंद कर दिया जाता है। लकड़ी के दरवाजे थे। दरवाजे भी इस तरह के कि एक दरवाज़ा, जिस तरह घरों का एक सिंगल डोर होता है, नहीं डबल डोर होते थे, दो होते थे। लेफ्ट और राइट दोनों दरवाजों को बंद कर दिया जाता था। और अल्लाह रहम, मैं खुद परेशान हो गया हूँ, मैं डर गया हूँ। कोई इस तरह की आवाज़ें आ रही थी कि मैं, अल्लाह रहम, ये बाहर से कुछ इस तरह की आवाज़ें आई थी कि इनसे बाद मैं कट नहीं कर रहा, इसको चलने देता हूँ। लेकिन मैं भी कुछ लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए हेल्प के लिए, लेकिन लग रहा है हेल्प की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वैसे भी मैं आपको सच बता दूँ, आजकल ख़ुद भी ज़रा एहतियात कर रहा हूँ। धमकियाँ मिल चुकी हैं इस तरह की कि अब तमाम मज़ाहिब की बात क्यों करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात किया करें और किसी मज़हब की बात ना किया करें। उस पर मुझे धमकियाँ मिली हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ इस तरह की चीज़ें जो हैं अवॉइड करूँ। क्योंकि मेरी कुछ दिनों पहले तार भी काट दी गई है, घर की नेट की नहीं लगवाई है, मैंने शर्रत की गई है। और अभी रात के इस पहर 3:30 बजे रात को। अच्छा लें, कहानी की तरफ वापस आते हैं। जब उसमें रोड बाज़ार से गुज़रता था तो उस बाज़ार के ऊपर बाकायदा ऊपर लालटेन जलाए होते थे। उस वक्त रात को चौकीदार तब भी पहरा देता था। दरवाजे लकड़ी के होते थे, लोहे के शटर नहीं थे। लेकिन महंगाई का दौर नहीं था उस वक्त के भी लोग कहते थे जो हमारा बचपन था वो बहुत सस्ता था, अब महंगा है। आज हम भी कह रहे हैं वो दौर सस्ता था, आज महंगा है। शायद हम इस मुल्क में जहाँ जीते हैं इस तरह कहते ही जाएंगे। वो एक छोटा सा बाज़ार जिसके अंदर आप घुसते थे, आज भी उसके निशान मौजूद हैं। वहाँ पे एक कुआं था, उसको सराइकी में खोई कहते थे। छोटी सी वो कुएं इस टाइप सी थी, उसमें से लोग पानी निकालते थे और वहीं उस बाज़ार के अंदर रहने वाले तमाम लोग उस कुएं का मीठा पानी पीते थे। दुकानों के अंदर दिए जलते थे, किसी भी दुकान के अंदर रोशनी नहीं थी। बल्ब बहुत कम दुकानों के अंदर था। ज़्यादातर लोग सुबह उस वक्त दुकानें खोलते जब सूरज की किरणें फैल जाती, वो अपने अपनी शॉप्स खोल लेते। और जब अंधेरा होने लगता, शाम होने लगती, तो वो दिए जला लेते थे। खैर, मैं अपने फूफो के घर जब जाता तो वो एक ऐसी गली थी, जब उसमें गली में दाखिल होता तो वो शुरू में तो बहुत खुली सी गली थी। सीधा जाते हुई जैसे ही आप राइट को टर्न लेते तो ये एक ऐसा गली का हिस्सा शुरू होता था जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा होता था, गुप अंधेरे में। यहाँ पे ना ही कोई लालटेन जलाता था, ना ही कोई दिया जलाता था। गुप अंधेरा सा ही रहता था। और ये तकरीबन कोई 50-60 कदम की गली होगी, जिसको अबूर करने के बाद थोड़ा सा एक टर्न आता था। टर्न लेके फिर गली सीधी हो जाती थी। यहाँ रोशनी, दिया, कुछ ना कुछ बल्ब का एहतमाम होता था। लोगों ने अपने घर के बाहर भी यहाँ पे बल्ब लगाए हुए थे। और चलता हुआ मैं अपनी फूफो के घर जाता था। ये जो एक डार्क गली थी जिसमें अंधेरा था, घुप अंधेरा रहता था, इस गली में सीधे हाथ पे तो कोई भी मकान नहीं था। एक लंबी सी दीवार जाती थी, दीवार के परली साइड पे सारे मकान थे। लेकिन जो उल्टी साइड का था, शुरू में तो गली में 1-2 दरवाजे आते जो हमेशा बंद रहते थे। लेकिन गली जहाँ टर्न होने वाली होती थी, यहाँ सबसे ज़्यादा घुप अंधेरा होता था। उस जगह पे लेफ्ट साइड पे 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा तो हमेशा ही खुला रहता था, लगता था जैसे उसका दरवाज़ा है ही नहीं, लेकिन उसका दरवाज़ा था, कभी बंद मैंने नहीं देखा था। साथ वाला जो उसको दरवाज़ा था, उससे पहले एक जो दरवाज़ा आता था, वो कभी खुला होता, कभी बंद होता। उससे आगे वाला जो दरवाज़ा था, वो हमेशा खुला हुआ मिलता। और उसमें से जो स्मेल आती वो जानवरों की आती। गाय भैंस, उनका चारा पड़ा होता और उनको देख के भी लगता था कि उन अंदर गाय भैंसें रखी हुई हैं। मुझे हमेशा पता नहीं क्यों इस गली से गुजरते हुए डर लगता था। मैं बहुत डरता था। एक दिन अपनी उस
फूफो के घर, बुआ के घर में पहुंचा तो उनसे जिक्र भी किया कि मुझे जब इस गली से मैं कभी कभी आता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है। तो उन्होंने मुझे खुद से कहा, बेटा इस गली से ना आया करो। मैंने उनसे सवाल किया, क्यों, इस गली में ऐसा क्या है? तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चा था, डर ना जाए। मैंने कहा नहीं, बस वैसे ही तुम इधर कोशिश करो, इधर से ना आया करो, उधर से आ जाया करो। लेकिन बात फिर वही थी, दूसरी तरफ से जो आना था वो बहुत दूर था, लंबा चक्कर पड़ता था, और मेरी जो एज थी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था मैं इतना लंबा चक्कर काट के आऊँ, क्योंकि एक तो बच्चों को अकेले जाने नहीं देते थे और दूसरा वो बहुत दूर से रास्ता पड़ता था। अब एक ख्वाहिश, जिस तरह कहा मैंने, जुस्तजू, एक ख्वाहिश थी कि मैं जिन्नात, इस मखलूक को देखूं, महसूस करूं। तो मुझे यकीन था कि मैं इस गली से जब गुजरूंगा तो मुझे कभी ना कभी कोई नज़ारा मिलेगा, यहाँ कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और मैं जब भी इस गली में दाखिल होता मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती। आज भी मुझे बिल्कुल वो नज़ारा आंखों के सामने आ गया है कि मैं गली में दाखिल हुआ, खुली सी एक गली है, उसमें कुछ रोशनी आ रही है, ऊपर चांद की भी रोशनी आ जाती थी, चांद की रोशनी भी उस गली में पड़ती थी। लेकिन जैसे ही राइट टर्न लेते थे तो ऊपर से उन्होंने उस गली को बंद कर रखा था, यानी जो लेफ्ट और राइट घर थे, बीच में गली थी, ऊपर से उन्होंने भी परछत्ती या कुछ इस तरह का दे रखा था कि गली बंद हो जाती थी, जिसकी वजह से घुप अंधेरा होता था। एक तो कोई बल्ब नहीं, ऊपर से चांद की रोशनी तक नहीं आती थी। अब मेरे दिल की धड़कन तेज होती थी, ख्वाहिश भी होती थी यहाँ पे मुझे कुछ नजर आए, और मैं जल्दी जल्दी चलता। उस दरवाजे के पास पहुंच के मुझे यकीन होता था कभी ना कभी कुछ मैं देख लूंगा। ऐसी एक शाम मैं उस गली में दाखिल हुआ, खुली गली के अंदर चलता हुआ मैं उसी गली में टर्न हुआ राइट को, जो घुप अंधेरे वाली गली थी। सीधा गली में मैं दाखिल हो गया। चांदनी रात है, शाम का, रात का टाइम है, तकरीबन कोई 7, 7:30 का टाइम होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन रात पूरी हो चुकी थी, ज़्यादा 8, 8:30 नहीं हुए थे। मैं सीधा चलता हुआ गया और वो मोड़ आया जब मैंने राइट मुड़ना था और उस गली ने शुरू हो जाना था। वो गली जिसकी छत काफ़ी ऊंची है, ऊपर से बंद है गली, लेकिन उस गली की एक अपनी फील है, घुप अंधेरा है, अजीब सा समा है। मेरा जिस्म अभी भी यूं हो रहा है उसको याद करके, छोटा था ना। अब मैं चलता हुआ जब दाखिल हुआ, कुछ कदम ही चला तो मेरे कानों ने एक गुनगुनाने की आवाज़ सुनी। मुझे किसी ने बता रखा था इस गली के अंदर चुड़ैल रहती है, मैंने सुन रखा था, तो ख्वाहिश थी कि किसी दिन मेरा उस चुड़ैल से आमना सामना हो जाए। आज जब मैं गली में दाखिल हुआ तो मेरे कानों ने किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनी। ना ये मर्दाना आवाज़ थी, ना ये जनाना आवाज़ थी, ना यानी किसी औरत की आवाज़ थी, ना ये किसी मर्द की आवाज़ थी, दरमियान की एक बारीक सी आवाज़ थी, मिलती थोड़ी सी औरत से थी, लेकिन लगता नहीं था ये औरत की आवाज़ है। मैं उस गली से चलता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ तो आज उस गली में घुप अंधेरा नहीं है, दिया जल रहा है, कुछ रोशनी है उसी दरवाजे से जो हमेशा खुला होता था, क्योंकि मैं उस गली से दिन के टाइम भी गुजरा था, पता था उस गली का, रात को गुजरते हुए मुझे डर लगता था। रोशनी है उसी दरवाजे से जो लेफ्ट साइड पे मेरे आएगा, और मैं चलता हुआ उसी दरवाजे की तरफ जा रहा हूं तो मैं देखता हूं कि एक टांग है, दूर से मुझे नजर आ रही है, एक टांग है किसी की, वो बाहर निकली हुई है। मेरे दिल की धड़कन तेज है, मैं सोच रहा हूं मुड़ जाऊं, वापस भाग जाऊं या आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे दिल की धड़कन कह रही है तेजी से, धक 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 करते हुए, कि आगे चुड़ैल तुम्हें नजर आने वाली है। जब मैं और फिर कांप रहा हूं, डर रहा हूं, फिर भी मैं चलता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, तो जूं जूं करीब जा रहा हूं मंजर क्लियर होता जा रहा है। जब मैं बिल्कुल करीब पहुंचता हूं तो मंजर क्या देखता हूं, हाँ वो एक चुड़ैल ही थी। वो जो दरवाज़ा था वो ज़मीन से काफ़ी ऊंचा था, तकरीबन कोई 3, 3.5 फुट, 4 फुट ऊंचा होगा। उस चुड़ैल ने अपनी एक टांग बाहर की तरफ लटकाई हुई थी और एक टांग उसने अंदर रखी हुई थी। सर पे उसने दुपट्टा लिया हुआ था, सफ़ेद दुपट्टा।
उसने बिल्कुल वहाँ की गरीब जो औरतें होती हैं, वहाँ के खाते पीते घर वाले ने, जो गरीब औरतों ने, जिनको हम देहाती औरतें कहते हैं, देहाती औरतों की तरह उसने कपड़े पहने हुए हैं। उस दिए की रोशनी में इतना भी मुझे नजर आ गया, दिए की रोशनी थी जो भी थी ये मुझे याद नहीं है, लेकिन रोशनी क्लियर पड़ रही थी। उसने क्या जलाया हुआ था, लालटेन था, क्या था, बल्ब जलाया हुआ था, मुझे ये भी नहीं याद आज। रोशनी क्लियर थी। उसका पाँव काला स्याह था, वो उल्टा था, वो सीधा था, मैंने ये नहीं देखा, पाँव काला स्याह था। और पाँव से जब मैंने ऊपर देखा तो वो टांग ऊपर की तरफ जा रही है। वो जो शलवार है, एक बिल्कुल देहाती औरतें जिस तरह रेड कलर की शलवार पहनती है, मुझे कलर भी इस तरह सही याद नहीं, वो देहाती औरतों, गरीब औरतों की तरह की वो कपड़े जो उसने पहन रखे थे। सर पे उसने सफ़ेद दुपट्टा लिया हुआ था और कढ़ाई करती थी उस दौर में औरतें। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते होंगे, कुछ लोगों को पता होगा। 2 लकड़ियाँ होती थीं, गोल से फ्रेम होते थे, उसके अंदर कमीज़ को, दुपट्टे को, उसको फंसा दिया जाता था इस तरह के हिल ना सके। नीचे एक ब्लैक गोल फ्रेम रख के उसके ऊपर कपड़ा रखा जाता था, उसके ऊपर फिर से एक फ्रेम इस तरह रखा जाता था कि वो दोनों फ्रेम एक दूसरे के अंदर चले जाते थे। उसके अंदर वो सुई से नीचे से ऊपर गुजारते थे, नीचे से ऊपर कढ़ाई करते थे। हाथ से जो कढ़ाई होती थी वो उस फ्रेम में होती थी। वो जो गुनगुनाने की आवाज़ थी वो सी चुड़ैल की थी। ना सिर्फ बैठी वो गुनगुना रही थी, बल्कि वो बैठी कढ़ाई भी कर रही थी। और गाना कोई लफ्ज़ों का गाना नहीं था, जैसे मतलब जिस तरह गाना आप गाते तो मैं अपने तर्ज में गा रहा हूँ, इसी तरह वो आवाज़ निकाल रही थी। ये उसकी आवाज़ थी और वो गुनगुना रही थी और वो सिलाई कर रही थी। हाथ उसके काले स्याह थे। चेहरा मैं उसका नहीं देख सका, उसने चादर अपनी ऊपर डाली हुई थी। और क्लियर मेरी ज़िंदगी की वो जो ख्वाहिश थी उस दिन शायद पूरी हो गई थी कि मैंने चुड़ैल को इस तरह क्लियर बैठे हुए देख लिया। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मेरी स्पीड धक धक दिल की जितनी तेज़ थी, चलने की स्पीड उतनी स्लो हो गई थी। खुशी भी थी, खौफ भी था, डर भी था, जिस्म कांप भी रहा था, दिल की धड़कन तेज़ भी है, लेकिन एक्साइटमेंट भी है कि मैं आखिर आज अपनी हसरत को पूरा कर रहा हूँ। उस चुड़ैल को सामने देख रहा हूँ जो बैठी हुई है, वो बिल्कुल मेरी तरफ नहीं देख रही, वो अपने काम में लगी हुई है। वो सिलाई कर रही है, कढ़ाई सिलाई कर रहा हूँ, कढ़ाई कर रही है और बैठी हुई है उसी दरवाजे में जो हमेशा खुला होता था, जिसकी परली साइड पे गाय भैंसे वो रखते थे और गाय भैंसे ऊपर लेके जाते थे। एक दरवाज़ा उनका परली साइड से था जहाँ से वो रोड के बैलेंस था उस घर का, वहाँ से गाय भैंसे को लेके आते थे। यहाँ शायद ये चुड़ैल ही रहती थी, क्या था मुझे नहीं पता था। जब मैंने उसको देख लिया तो उसने मेरी तरफ नहीं देखा, वो अपना गुनगुनाती रही। एक टांग वो नीचे लटका के बैठी है और एक टांग ऊपर रख के बैठी है और कढ़ाई कर रही है। जो टांग उसने ऊपर रखी हुई है उसके घुटने पे वो उसने गोल फ्रेम और वो कढ़ाई वाला सामान रखा और सुई से मैंने उसको क्लियर कढ़ाई करते हुए देखा। सर मुंह उसका नीचे, मैंने उसका मुंह नहीं देखा। चुड़ैल मैंने देख ली। जैसे ही मैंने देखी तो अब मैं तेज भी नहीं चल रहा था, हसरत में उसको देखने के लिए स्लो भी था। और अब क्रॉस जब उसको देख चुका तो क्रॉस करते हुए मेरी हिम्मत जवाब देगी कि अब पीछे से मुझे पकड़ लेगी। यकीन मानिए उसके करीब जाते हुए भी डर है, एक्साइटमेंट भी है। इतना खौफ नहीं है, इतना खौफ नहीं है, एक्साइटमेंट है। लेकिन उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। जैसे मैं गुजर गया तो जैसे ही उसको क्रॉस कर लिया, अभी कुछ कदम रहते हैं आगे चलने के लिए, उस वक्त मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा, डर जाऊंगा। मेरा दिल इतना तेज से धड़कना शुरू हो गया कि मुझे लगता कि अब मैं गिर पड़ूंगा। अब मुझे डर ये पड़ गया था, ये इसलिए मुझे नहीं देख रही, इसलिए मुझे इग्नोर कर रही है कि मैं बच्चा हूँ। जैसे ही यहाँ से गुजरूंगा तो पीछे से इसका हाथ बड़ा होगा, जैसे स्टोरियाँ सुन रखी थी चुड़ैलों के बारे में गाने, इसका हाथ बड़ा होगा और ये मुझे पकड़ लेगी, अब मुझे खा जाएगी। मुझे देख लेती तो शायद मैं उस वक्त इतना भी ना डरता कि उसने मुझे देख लिया तो मैं उसको देख लूँ क्या करती है, मुझे पकड़ती है, दौड़ूँ चलूँ। लेकिन जब मुझे देखो उसने मुझे वाइड किया है और मैं क्रॉस कर गया उसको, तो मैंने कहा लो बच्चू अब तो पकड़े पकड़े, अब नहीं है मुझे जाने देते। मैं डर रहा हूँ, मेरे कदम इतने भारी हो गए हैं, मैं कदम नहीं रख पा रहा। मेरी हिम्मत जवाब देगी कि अब मुझे लगा मैं गिर पड़ूंगा, बेहोश हो जाऊंगा। मुझे लगा मुझे भागना चाहिए, ये मुझे खा जाएगी। क्योंकि जो अब थोड़ा सा फासला पड़ा जिससे गली थोड़ी सी टर्न होगी, फिर मैंने सीधा होना है, ये फासला मुझे लग रहा है खा जाएगी मुझे चुड़ैल। मैंने दौड़ लगा दी, इतनी दौड़ लगाई कि जितना मैं तेज भाग सकता था। भागते भागते खैर मैं पुप्पो के घर में दाखिल हो गया। अंदर गया तो वो परेशान हो गए, क्या हुआ है?
मुझे पानी पिलाया, रिलैक्स किया। मैं बहुत डर चुका था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं बेहोश हो जाऊं या वो, नहीं, मतलब इतना था मेरे अंदर हौसला। उन्हें पूछा क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं नहीं बताओ क्या हुआ है। मैं डरा हुआ भी हूँ लेकिन बता नहीं रहा। उन्होंने काफ़ी पूछा, मैंने नहीं बताया। बैठ गया, जिस काम के लिए गया था, मिलने गया था, जो भी था वो मैंने किया। और जब जाने का टाइम हुआ ना, तो मैंने कहा मुझे छोड़ आए। कहते हैं क्या हुआ है बताओ। उस वक्त मैंने कहा नहीं मुझे डर लग रहा है। कहते क्या हुआ है? मैंने कहा वापस उस गली से जाना है, वहाँ पे चुड़ैल है। तो एकदम वो हैरान हो गई, कहती किस गली में? मैंने बताया वो जो जगह है ना जहाँ से आप मना करती हैं, तो उस जगह से ही मैं आया हूँ, वहाँ पे कोई चुड़ैल बैठी है। वो एकदम परेशान हो गई कि बच्चे ने क्या देख लिया है, क्या देखा है। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे देखा है, ऐसे ऐसे देखा है। तो उन्होंने बुलाया किसी को, कहा जाओ इसको छोड़ के आओ। अब मुझे वो जब छोड़ने के लिए आए तो उन्होंने लंबी गली का सहारा लिया। चलना तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन दूर मैं जा नहीं सकता था अकेला। तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ से नहीं जाना, इसको लेके जाना, वहाँ वो डर गया है बच्चा है, दूसरी गली से लेके जाओ। खैर मुझे दूसरे रास्ते से लेके गए, जैसे कैसे वो छोड़ के आगे। अब मैं काफ़ी दिन डरा रहा, उस तरफ नहीं गया। तो उन्होंने पूछा भी मेरा कि वो आया क्यों नहीं। तो मैंने किसी को ये नहीं कहा आगे जाके कि मैं डर गया क्या। वो उन्होंने उस वक्त भी यही समझा कि बच्चा था, डर गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मैं दोबारा दिन के टाइम वहाँ पे गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें जब वो छोड़ के आया तो वो जान के देखने के लिए कि क्या देखे है, क्या डर के आया। तो पता लगा जिसको मैंने वहाँ पे चुड़ैल समझा था, जो वहाँ पे बैठा था, वो औरत नहीं एक मर्द था, उनका मुलाजिम। वो गाय भैंस जितनी भी उन्होंने रखी हुई थी, गाय भैंस, वो उन्हीं का वही ख्याल करता था। उसका कोई माँ बाप नहीं था, वो यतीम सा था। उसकी आवाज़ बिल्कुल औरतों जैसी थी। वो इतना गुर्बत था कि उसको औरतों वाले कपड़े देते थे तो वो भी पहन लेता था। खाने पीने को भी दे देते, कपड़े फट जाते, कभी मर्दों के कपड़े मिल जाते, कभी औरतों के कपड़े भी मिल जाते। वो गुर्बत की वजह से वो कपड़े भी पहन लेता था। वो बेचारा काला स्याह था। और उसने जो ऊपर सर पे दुपट्टा ले रखा था, वो दुपट्टा नहीं, वो सफेद चादर थी, साफा सा था, जो उसको बिल्कुल रात को दुपट्टे की तरह लग रहा था। वो उसने आगे डाला हुआ था। और वो बता रहे थे वो अक्सर ऐसा करता रहता है। और ये दिखाने के लिए, मेरा खौफ ख़त्म करने के लिए, एक दिन मुझे वो दिन को भी लेके गया, ऐसा बैठा हुआ था। और मैंने देखा हाँ ऐसे ही था। मैंने कहा हाँ यही था। उन्होंने कहा डरना नहीं, कि मजबूत हो बच्चा। मेरा डर भी ख़त्म हो गया कि यार वो चुड़ैल नहीं थी। मैंने कहा चलो ये तो मर्द निकल आया, पता लग गया उनका मुलाजिम। मैंने कहा इसकी आवाज़ बिल्कुल औरत की तरह थी। उन्होंने कहा उसकी पतली सी आवाज़ है, बोलता है बेचारा ऐसे, यतीम सा है, इन्होंने पाला है, खाना शाना दे देते हैं, उनकी गाय भैंसों का ख्याल रखता है, पैसे शैसे भी देते हैं, कपड़े कोई भी पहन लेता है, दरवेश सा है। अब एक आम वाकया, आम हादसा था कि मैं बच्चा था, मैंने चुड़ैल देखी और वो एक मर्द निकला। नॉर्मल सी बात थी। लेकिन कहानी असल में अब शुरू होती है। उस शख्स का मैं नाम नहीं जानता। शख्स ये उसका नाम अच्छा रहेगा कहानी में। वो जो शख्स था, मुझे उस वक्त नहीं पता था, बहुत बाद में उसका पता लगा, वो जिन्नात के साथ ही रहता था। उसको जिन्नात से बहुत डर भी लगता था, लेकिन फिर भी उनका आदी हो चुका था। वो जब बातें बताता था तो वो बहकी बहकी बातें समझते थे, उसको पागल सा समझते थे। उसकी चारपाई अक्सर वहीं थी। मैंने बाद में उसका वो कमरा भी जाके देखा जब वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। वो एक ऐसा कमरा था, मुझे याद है, उस कमरे से जैसे ही दरवाजे होते, एक घर था, कच्चा सा घर था, बिल्कुल प्योर कच्चा। उस घर में कोई रोशनी नहीं थी, दिए जलाते थे। उस घर के दरवाजे से आप जैसे ही दाखिल होते हैं, गली टाइप सी छोटी सी होती है, आगे आगे वो टर्न होती है ताकि बेपर्दगी ना हो, सामने दीवार आ जाए। आगे एक सामने दीवार होती है। दीवार से आप जैसे निकलते हैं तो लेफ्ट साइड पे एक कमरा है। वो उस घर से अलग थलग बनाया गया है, फिर एक बीच में दीवार कायम की गई है। यानी उस शख्स से कोई मिलने के लिए आए, या वो शख्स जिसके लिए पहला पहला कमरा बनाया गया है, वो अलग से रहे। उसके बाद जो दीवार थी, उस दीवार के परली साइड पे घर था। यानी आप गली से यूं दाखिल हुए, सीधे जैसे ही दाखिल होते ही आपने टर्न होना है, राइट टर्न होते ही फिर से एक दीवार आ जाएगी। लेफ्ट की तरफ होंगे तो सामने आपको कमरा नजर आएगा, और जो दीवार है, इसी दीवार पे आप राइट को टर्न हो जाएंगे तो आगे जाके फिर एक दरवाजा होगा, जो घर का दरवाजा है। मतलब दरवाजा तो नहीं है, एक रास्ता सा बनाया हुआ है। और जब उसमें कमरे में दाखिल हुआ था तो एक बिल्कुल छोटा सा कमरा था, 8x10 का कमरा होगा, बहुत छोटा सा। उसकी छत भी बहुत ऊंची नहीं थी, काफ़ी नीचे थी। अमूमन जो घरों की छतें होती हैं वो बहुत ऊंची होती हैं, लेकिन मुझे आज भी वो कमरा याद है। घुटन का सा मुझे एहसास हुआ था। लेकिन एक बात थी, वो जो कमरा था, कच्ची मट्टी और
नीचे बना हुआ था। कैसा था कि गर्मियों में बहुत ठंडा और सर्दियों में बहुत गर्म होता था। यानी कोई 6 फुट का बंदा अगर आगे खड़ा हो तो शायद उसका सर भी टच हो, इतना नीचे उसका छत थी। लेकिन इतना भी नहीं थी, खैर 7 फुट ऊंची होगी, बहुत नीची थी, मुझे ये भी याद है। छत बहुत नीची थी उस कमरे की। एक उसकी चारपाई पड़ी हुई थी, एक अजीब सी महक थी उस कमरे से, क्योंकि वो मर चुका था जब मैंने उस कमरे को देखा था। दरमियान में एक चारपाई पड़ी हुई थी और एक अजीब सी वहशत सी आती थी उस कमरे से। मेरी ख्वाहिश थी जब वो जिंदा था मैं उसको कमरे में देख सकता, लेकिन मैं देख नहीं सका। फिर मुझे उसकी स्टोरी का पता लगा कि असल में उसके साथ हुआ क्या था। कहते हैं एक रात वो उसी तरह, वो असल में गाय भैंसे जितना भी उनकी चीज़ें थीं, वो मवेशी थे, वो वही ख्याल रखता था, उनके चारे का एहतमाम करना, उनको नहलाना, बाहर लेके जाना, वापस लेके आना। उसकी ड्यूटी यही थी, काम यही कर, घर के काम काज भी कुछ कर देता था, घर के अंदर आना जाना उसका था, मतलब वो पर्दा नहीं करते थे, उसे घर का फर्द ही समझते थे। एक रात वो कहते हैं वो सोया हुआ था, लोगों ने एक चीख की आवाज सुनी जो एक अजीब व गरीब चीख थी, और इतनी जोर से चीख मारी गई कि सब अपने अपने बिस्तर से, गर्मियों की रात थी, जाग गए। और उस चीख के बाद फिर एक और चीख सुनाई दी, तो अंदाजा हुआ कि यह चीख उसी शख्स के कमरे से आई है। मेहरू उसका नाम रख देते हैं, मैं करीब करीब उसका नाम बताता हूं, मैं नहीं बताना चाह रहा उसका नाम, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। मेहरू के कमरे से वो आवाज आई। सारे भाग के गए तो वो बहुत डरा हुआ था। लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो मेहरू डरा रहा, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। सबको लगा कि शायद नींद में डर गया है जिसकी वजह से है। उसको पानी शानी पिलाया और पूछा क्या हुआ है, उसने कोई भी बात नहीं की, बस डरा रहा, चुप लेटा रहा। सब उसको पानी शानी पिला के देखा, वो लेट गया, उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं, मैं डर गया था, वो चले गए। ये एक नॉर्मल वाकया था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि तकरीबन वो कहते हैं कुछ अरसे बाद फिर से उसी तरह चीख की नहीं, चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो बहुत चीख रहा था। वो जब कहते हैं अंदर दाखिल हुए तो बहुत डरा हुआ था, ऊपर छत की तरफ देखता था और डरता था, ऐसे लेटा लेटा कांप रहा था, डर रहा था। अंदर दाखिल हुए, उन्होंने ऊपर छत की तरफ देखा, उसको कुछ भी नजर नहीं आया। तो उनका मेहरू मेहरू क्या हुआ है। मेहरू छत की तरफ देखता और उनकी तरफ देखता था कि तो वो देखो ऊपर, मतलब उसकी आंखें ये बता रही थी कि ऊपर देखो ना, मुझसे जो पूछ रहे ऊपर देखो। तो वो कहते क्या है ऊपर, कहां देख रहे हो ऊपर। ऊपर कुछ भी नहीं था। कुछ देर उसके साथ बैठे रहे, वो देखते रहे, और जब उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा, तो मेहरू को ऐसे लगा जैसे, समझदार तो था लेकिन उस वक्त सिर्फ आंखों की जबान से इशारे कर रहा था ऊपर देखो। जब सबने कहा हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, तो उसके साथ फिर बैठ के घर वाले चले गए। लेकिन दूसरी दफा जब ये वाकया हुआ तो घर वालों को अंदाजा हुआ मेहरू के साथ कोई मसला चल रहा है। उसका नाम इसे मिलता जुलता था, इसलिए मैंने मेहरू कर दिया, किसी को बुरा ना लगे, माजरत ख्वाह। अब मेहरू इस तरह रखता, तो वो चीखता था लेकिन हल्की आवाज में चीखता था, ऐसे लगता था डर गया है। घर वालों को अंदाजा हुआ कि मेहरू के साथ कोई इस तरह का जिनात का मसला चल रहा है कि वो चीखें चीखें मारता है या डर जाता है, इसको क्या हुआ है। वक्त गुजरता रहा, वो उसी तरह उस कमरे से निकलता, अपना दिन सारा उनका ख्याल करता, गाय भैंसे को ले जाता, नहलाता, चारे चारे का एहतमाम करता, रात को बैठता वहीं पर, अक्सर उस तरह कढ़ाई करता, बैठ जाता। मेहरू की आज तक किसी को समझ नहीं आई थी। वो बहुत बहादुर भी था, जिस जिस जगहों पे वो रहता था, बैठता था, फिरता था, डरता भी नहीं था, और रात को बाजू का चीखें भी मारता था। एक ऐसा मामा बन चुका था जो हल नहीं हो रहा था कि है क्या, फिरता भी रहता है उस अंधेरी जगह पे जहां पे गाय भैंसे हैं, वहां पे भी सुकून में रह रहा है, फिरता है, लेट जाता है, रात को डरता नहीं, कमरे में डर रहा है। मेहरू एक दिन घर में उनने उसका खाना रखा, बाहर से कभी भी नहीं खाता था, वही घर की जो रोटी मिलती थी उसको वही खाता था। घर वालों ने उसको रोटी दी तो उसने ये कह के रोटी वापस भिजवा दी कि मैंने रोटी खा ली है बाहर से, ये ले जाएं। ज़ाय नहीं करते थे उस वक्त लोग। उन्होंने इसको नॉर्मल लिया कि किसी ने, गरीब बंदा है, काम काज सबके कर देता है बढ़ चढ़ के, किसी ने खाना खिला दिया होगा, वो रोटी वापस ले गए। लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा ऐसा होने लगा कि वो कहता मैंने खाना खा लिया है, और वो जब ले जाते 2-3 दफ़ा जब ऐसा हो गया, मुसलसल 2-3 हफ्ते रोटी वापस गई, तो घर वालों ने कहा कहाँ से खा रहा है आजकल रोटी, बता भी नहीं रहा, कौन दे रहा है इसको रोटी। पूछते तो थे लोग,
शक की बुनियाद पे नहीं, शुक्रिया अदा करने के लिए कि आप उसको खाना देते हैं, शुक्रिया। तो उसी घर में जहाँ पे वो रहता था, उसी की एक खातून ने उसको रोटी देने के लिए जब गई, खुद गई, बच्चों के हाथ भिजवा देते थे। बूढ़ी औरत थी, मेहरू के पास गई तो मेहरू किसी से बात कर रहा था, ऐसी अंदाज में बोल रहा था जैसे उसके कोई आमने सामने हो, और वो अकड़ू बैठा हुआ था, यानी उसने टांगे जो थी ऊपर यूं करके, जिस तरह नहीं बैठ जाते, टांगे यूं करके बैठा हुआ था, यूं उसने पकड़ा हुआ था और किससे सराकी में बात कर रहा था। वो खातून गई तो एकदम से चुप कर गया और नीचे देखना शुरू किया। उसने कहा क्या हो गया है, मेहरू पागल तो नहीं हो गया, किससे बात कर रहा है, खुद से बैठ के भी बातें करना शुरू हो गया। उसने कहा मेहरू क्या हुआ है, किससे बात कर रहे हो? तो एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया, कहते हैं इधर बैठे इधर बैठे। वो एकदम और परेशान हो गई, चारपाई की दूसरी साइड खाली पड़ी हुई है, वहां पे रोटी रखने के लिए आई थी, बैठने के लिए क्यों कहा है? तो उलझ गई कि खड़े क्यों हो गए, बैठे हो, मैंने तो रोटी रखनी थी इस साइड पे। कहते नहीं नहीं, रोटी मैंने खा ली, आप रोटी ले जाएं। उस वक्त वो परेशान हुई, क्योंकि पहले भी 3-4 दफा ऐसा हो चुका है कि रोटी भेज देते हैं। मेरू कहां से खा रहे हो खाना? क्योंकि वो घर की बुजुर्ग थी, वो पूछ सकती थी, उनके राइट होते थे, बुजुर्ग सब कुछ पूछ सकते थे, कहां से खाया खाना? अब मेहरू चुप, वो और परेशान होगी कि बता क्यों नहीं रहा, क्या मसला है? फिर मैं तुमसे पूछ रही हूं कहां से खाना खा के आ रहे हो? मेहरू फिर चुप। उन्होंने कहा मेहरू मैं तुमसे मुखातिब हूं, कहां से खाना खा के आती हो, पहले बैठ तो जाओ। वो खड़ा हुआ है और अपनी जगह दे रहा है कि अब यहां बैठे, वो बैठने के लिए आए नहीं है। अब देखें सब कुछ वो मशकूक हो रहा है बहुत ज्यादा। रोटी जहां रखनी थी वो रख देती, वो अपनी जगह छोड़ के खड़ा हो गया, वो बैठा बातें कर रहा है। तो कहता है जो भी उनको नाम से पुकारता था, आप अभी जाएं, मैं आपको बता दूंगा, आप जाएं। और परेशान हो गई, उलझ गई। उन्होंने रोटी का, अच्छा चलो रोटी रख रही हूँ, ये खा लेना, कि मतलब उलझा हुआ है, दिमागी हालत ख़राब हो गई है, कल मैं घर वालों से बात करूँगी, मर्दों से भी, इसको देखो भी, इसको चेक करो क्या मसला है। तो कह रहा नहीं नहीं आप रोटी ले जाएं। और चौंक गई कि ये तो बाकायदा कह रहा है रोटी ले जाओ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, रोटी उठाई और चले गए। अगले दिन मेहरू खुद ही पहुंच गया। उनको माँ जी कहता था, कहता है माँ जी जब रात आप आई थी ना खाना देने के लिए, तो मैं खाना खा चुका था और आप मुझसे सादगी में, वो बातें करने वाले लोग थे, मैं आपको लाजमत एक्सप्लेन करने के लिए स्टोरी सुना रहा हूँ तो क्लियर लफ्ज़ बता रहा हूँ। उन्होंने तो सादगी वाले लफ्ज़ बोलते थे कि पूछना पड़ता बार बार क्या मतलब है इस बात का, इतनी सादा सी, मतलब कम लफ्ज़ों का इस्तेमाल। उसके कहने का मतलब यह था जो उसने बताया कि मेरे पास एक लड़की आती है, उसने पाँव में पाजेब पहन रखी है, वो बहुत खूबसूरत है, उसका चेहरा इतना चमकता है, ऐसे लगता है जैसे उसमें से रोशनी निकल रही है, बहुत लंबी लंबी उसकी जुल्फें हैं जो पाँव तक जाती हैं, इतनी लंबी जुल्फें हैं कि मतलब जमीन को टच तो नहीं होती, घुटनों तक, पाँव तक उसकी जुल्फें जाती हैं। वो जब पहली दफा आई है तो मैं डर गया उसको देख के, ये कौन है, पता नहीं किसके घर से आई है। तो उसने आगे रोटी रखी है, कहते मैं तुम्हारे लिए रोटी लेके आई हूँ। मैं कहता यही समझा जिस तरह मुझे लोग, बाकी लोग भी रोटियां दे देते हैं। वो ज़्यादा अक्लमंद भी नहीं था ना, थोड़ा सा भोला सा, पागल तो नहीं था, थोड़ा सा भोला सा भी था कि इस तरह रोटी देते हैं। मैंने कहा उसने मुझे रोटी किसने भिजवा दी होगी। तो मैंने कहा कहाँ से आई है रोटी? वो चुप करके रख के चली गई है। मैंने चुप करके कहा किसने भिजवा दी होगी, बहुत सारी, वो नौजवान लड़की थी, ज़्यादा कह रहा है मैंने भी नहीं पूछा, वो कह रहा बाजी थी, मतलब उसकी सादगी वाले लफ्ज़ यही थे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कोई बाजी आई थी, बाजी ने दिया, तो मैंने बाजी से पूछा भी, बाजी ने नहीं बताया। इज्जत एहतराम के रिश्ते थे ना, सादगी का दौर था, बाजी ने नहीं बताया तो एक लिमिट होती है, बाजी नहीं बात करी तो अब बाजी को ज़्यादा नहीं पूछ सकते, ये भी एहतराम था। मैंने कहा बाजी कहाँ से आई ये रोटी? तो बाजी खामोश नहीं, तो वो भी चुप रहा। बाजी ने रोटी रखी और चली गई। वो कहते इतनी मज़ेदार रोटी थी, इतना मज़ेदार सालन था कि मैंने ज़िंदगी में इतनी मज़ेदार रोटी और सालन नहीं खाया। बाजी बहुत मज़े की थी। मैंने रोटी खा ली, मैं रोटी खा के हैरान था कि इतना मज़ेदार ये लोग खाना बनाते हैं, मासूमियत के जो इतनी मज़ेदार खाना था कि मैं परेशान हो गया। फिर मैं गया, जब हाथ नलके से, हैंड पंप होते थे ना उस वक्त, आज भी हैंड पंप है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो कह रहा मैंने हैंड पंप से हाथ धोए, हाथ धो के वापस आया तो वो अपने बर्तन भी ले गई थी।
तो फिर मैंने आपको कह दिया कि मैंने रोटी खा ली है जब मैं सोने के लिए आया। बाजी आज भी वो आई थी। उसने कहा कैसी है वो? मां जिनको कहता था, बुजुर्ग थी, कान खड़े हो गए। उनको भी अंदाजा था कि भोला सा है, मासूम सा है, जो जिस तरह कहता है चल पड़ता है। कैसी है? उन्होंने कहा बाजी ऐसी है, बोलती नहीं है बाजी, चुप करके आती है, इस तरह है, इस तरह कपड़े पहने होते हैं बाजी, उसने गले में सोने का वो भी पहना होता है, चूड़ियां भी उसके हाथ में सोने की होती हैं। बाजी और खटक गई कि सोने की चूड़ियां, सोने की पहन के हमारे इस मोहल्ले में कौन रहती है इस तरह की, जो बाजी आए और वो भी उसको उस जगह पे खाना दे के जाती है। घर दे के जाए एक और बात है, वो उस जगह पे, उस भाना कहते हैं उसको वो लोग, यहाँ पे गाय भैंसे रखी हुई थी, उस जगह पे उसको खाना दे के जाती थी रात को। बाजी ने कहा अच्छा ठीक है, जब इस दफा आए ना तूने उससे पूछना है खाना वो किस घर से आई है। उसने कहा ठीक है बाजी मैं पूछूंगा। फिर एक ऐसा दिन आया, बाजी ने कहा बाजी आज मैंने खाना खा लिया, वो आई थी, मैंने उनसे पूछा था बाजी से। उन्होंने कहा हाँ कहाँ से आई है? उन्होंने कहा बाजी वो जवाब नहीं देती, वो खाना रखती है, उसकी जब चलती हुई आती है, उसने जूती भी नहीं पहनी हुई, उसके बहुत सफ़ेद पाँव होते हैं, पायल पहनी होती है, पाजेब उसने पहनी होती है, वो आती है मुझे खाना देती है, बहुत मज़े का खाना होता है। मैं खाना खाता हूँ और जब मैं खाना खा लेता हूँ, हाथ धोने जाता हूँ वापस, तो अपने बर्तन भी ले जाती है। अब उनको और कुछ शक हुआ। उन्होंने कहा मेरे एक काम करो, अब जब तुम्हारी वो बाजी आए ना, तुम उनके पीछे जाना, हाथ धोने ना जाना, तुम उनके पीछे जाना और देखना वो किस घर जाती हैं। उन्होंने कहा बाजी वो नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नाराज़ हो रही, तुम्हें मैं कह रही हूँ, तुम कह देना उनको, मेरा कह देना, मेरे पास ले आना उनको, पूछना वो बाजी कहाँ से आती हैं। उन्होंने कहा ठीक है बाजी। अब उसको डर नहीं था कि मुझे माँ ने कह दिया है तो मैं ज़रा पता कर लूँगा कौन है कौन नहीं। नेक्स्ट टाइम वो उसी जगह पे मौजूद था, पाजेब पहने, वही खूबसूरत लड़की, सफ़ेद चमकता रंग, बहुत खूबसूरत, लंबे लंबे बाल, घुटनों से नीचे जाते हुए बाल, वही बर्तन जो घरों में इस्तेमाल होते थे, वही कटोरी सी जिसमें सालन होता था। उस दौर में कटोरियों में सालन डाल के सबके अलग अलग रख दिए जाते थे। आज जो कल्चर है हमारे यहाँ, पूरा डोंगा भर के रख दिया, पूरा बर्तन हर बर्तन अपनी मर्जी से निकल दिया, उस वक्त सबके हिस्से कटोरियों में कर दिए जाते थे। जब वो खाना लेके आई तो उसने पहले पूछा मेरी माँ पूछ रही है आप किस घर से आई हैं। वो खामोश रही। उसने उसकी आंखों में उठा के देखा तो आज पहली दफ़ा उसको लगा कि इसकी आंखें अजीब सी हैं, बड़ी बड़ी हैं लेकिन अजीब सी हैं। उसने खाना रखा, उसने खाना शुरू कर दिया। उसको याद था कि बाजी ने कहा था अगर ये जवाब ना देना तो पूछना ये बर्तन जब लेने आएगी ये कहाँ जाती है। वो जब हैंड पंप की तरफ गया है तो वो हैंड पंप की तरफ कमरे से तो निकला है लेकिन छुप गया है देखने के लिए कि मैं देखूं ये बर्तन लेके कहाँ जाती है। वो बिल्कुल छुपा हुआ था ऐसी जगह पे, वो खिड़की टाइप सी बनी हुई जहाँ से नज़र आती थी वो वाली जगह, चारपाई जहाँ पे वो बैठा हुआ था खाना खा रहा था, कि उसने देखा कि वो आई है, वहाँ से गुजरी है, उसने बर्तन तक नहीं उठाए, बर्तन गायब हो गए हैं। और वो चलती हुई उसी कमरे की तरफ गई है जो उसी, वो जो असल में मैं एक शुरू में बताना भूल गया, वो जो गली में आप दाखिल होते थे ना, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे पूरी एक दीवार जाती थी, लेफ्ट साइड पे भी एक दो कमरे थे जो बंद थे, एंड पे जाके दो दरवाजे आते थे। तो ये असल में अंदर बहुत बड़ा एक सहन था, कमरे थे, यहाँ पे गाय भैंसें थी, तकरीबन कह सकते हैं आप कनाल का प्लाट होगा, घर होगा जिसके अंदर उन्हें गाय भैंसें रखी हुई थी। उसके अंदर काफ़ी कमरे बने हुए थे। एक कमरा ऐसा था जहाँ पे तूड़ी रखी होती थी, जो गाय भैंस खाती हैं, तूड़ी उसको मेरे ख्याल में बोलते हैं, अगर मैं गलत लफ्ज़ नहीं बोल रहा। तो उनका चारा जो होता था खाने पीने का, वो एक कमरा बनाया हुआ था, उसके अंदर सिर्फ उनका या खाली पड़ रहता था, टूटा सा एक दरवाज़ा लगा हुआ था, उसके अंदर उनका चारा होता था। उसने छुप के जब देखा, उसने देखा वो गुजरी है, बर्तन गायब हो गए हैं। आगे उसने देखा वो चलती हुई गई है उसी कमरे में जो चारे वाला तूड़ी वाला कमरा था, उस कमरे में दाखिल हुई है और अंदर चली गई है। उसके अंदर एकदम तजस्सुस हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की जो एकदम वो देख चुका था कि बर्तन गायब हो गए, और उसके बाद वो चलती हुई उस कमरे में गई है। वो डरपोक नहीं था, फिरता रहता था, इस घरों में रहता था, रातों को भी बैठा रहता था, उसको खौफ नहीं आता था। उसने कहा मैं देखूं तो उसे उधर क्या करने गई है, ताकि मैं उससे पूछ सकूं, उसको आवाज देके बाजी तुम इधर क्या करने गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज
बग़ैर आवाज़ की, आवाज़ पैदा किए बग़ैर चलता हुआ उस कमरे तक गया। और जब उसने कमरे में झांक के देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि जो मंजर उसने देखा है वो वाकई कोई ख्वाब है या सच है। वो उसी कमरे में गई है और उसी कमरे में अब कोई भी नहीं था। वो समझ गया, इसका मतलब है वो इंसान नहीं है। अब वो डर चुका था, अब वो खौफजदा था, अब वो कांप रहा था। बहादुर होने के बावजूद उसके दिल में एक बहुत शदीद खौफ आ गया था। अब वो वहां से भागा, घर आ गया, लेट गया, लेकिन बहुत डरा हुआ सा था। और उसने बाजी को बताया कि मैंने उसका पीछा किया था, वो गायब हो जाती है। बाजी पहले ही जो शक में मुब्तला थे, उनको पता लग गया कि वो जगह भारी तो थी, उनको पता तो था कि ये फिरता रहता है, इसको कुछ नहीं कहते। उनको भी पता था कि अल्लाह लोग है। अल्लाह लोग कहते हैं ऐसा साईं बंदा जो होता है, साईं अपनी मन मौजी में, कोई डर शर नहीं उसको। जिन कहेगा होगा, मुझे क्या करूँ, जिन होगा तो है, जिन गुजर जाएगा कहेगा गुजर जाए। साईं सा था थोड़ा सा, मैं उसको भोला कह गया, साईं कहना चाहिए। उनको पता था घर ही हमारा भारी है, ये साईं है, इसको कुछ नहीं कहते। लेकिन अब उसको खाना खिला रहे थे। जब उसने बाजी को बता दिया तो बाजी ने कहा, अब जब वो तुम्हें खाना देने आया ना, तुम खाना लेके मेरी तरफ आ जाना, वो बर्तन भी वो खाना भी लेके घर आ जाना। उसने कहा ठीक है बाजी। अब वो इंतज़ार में रहा कि वो खाना लेके आए, खाना लेके आए। वो वहाँ रहता, डरता भी सही, लेकिन वो दरवेश भी था, कभी डर जाता, कभी मन मौजी लगा रहता। दोबारा खाना नहीं आया उसके लिए। बाजी ने पूछा, वो आई नहीं? कहता बाजी जब से आपने जिम्मे लगाया महीने से ऊपर हो गया, वो नहीं आई। अब बाजी उसको अल्लाह लोग भी समझती थी, साईं दरवेश भी समझती थी, लेकिन वो बातें झूठ भी नहीं बोलता था। जब खाना नहीं खाता था तो बाजी को इतना पता था इसको खाना अगर रात का नहीं मिला, भूखा नहीं सो सकता था। वो मांग लेता था, बाजी भूख लगी है खाना दें। साईं था ना, लेकिन खा लिया फिर नहीं मानता। तो बाजी को ये यकीन था इसको कोई खाना देता है तभी ये नहीं खा रहा। बातें करते हुए बाजी ने देख लिया था। तब उसने बाजी को बताया कि वो मैं उस दिन आई बैठी थी। बाजी ने कहा कौन? फिर चुप कर गया, डर जाए। अब ऐसी वो बहकी बहकी बातों की तरफ जा रहा था जिसका ना सर था ना पैर था, समझ नहीं आ रही थी। एक सिर्फ चीज क्लियर समझ आई थी, कोई एक बाजी उसको रोटी दे के जाती रही है पाजेब पहन के, अंदर जाके गायब हो गई है। अब वो अजीब सी हरकतों में था जो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। किससे बैठा बातें कर रहा है, पूछते तो चुप कर जाता। बाजी ने कई दफा से पूछा किससे बातें कर रहे हो? तो कहते नहीं कोई भी नहीं बाजी, मैं तो चुप बैठा हुआ था, किससे बातें नहीं कर रहा था। अजीब सा हो गया था। लेकिन साईं था, मस्त था, उन्होंने कहा लगा रहे। काफी दफा पूछा, उसकी काफी इस तरह की हरकतें नोट हुई, लेकिन उसने कहा नहीं बाजी कुछ नहीं, छुपा गया। लेकिन एक रात शदीद उसने चीखें मारी, इतनी चीखें मारी कि सारे घर वाले डर गए। और जब उस रात उसके बाद पहुंचे तो वो शदीद खौफजदा था, बहुत कांप रहा था। इतना डरा हुआ कभी नहीं था जो आज वो डरा हुआ था। जब अंदर दाखिल हुए तो उससे पूछा क्या हुआ है, तो आज वो साईं, वो दरवेश, वो मलंग साहब जो मेहरू था, वो ऐसी अजीब में हालत में, घर वाले भी परेशान हो गए कि यार इसके साथ इतने दिनों से कोई मसले चल रहे हैं, अजीब सिचुएशन में जा रहा है, क्या है। जब वो कुछ बेहतर हुआ तो उससे पूछा क्या हुआ है, तो उसने कहा मैं सोया हुआ था, मैं गहरी नींद में था, मेरे सर के बालों के अंदर किसने ऐसे हाथ फेरा है, जैसे कोई प्यार से हाथ फेरता है, ऐसे कोई प्यार से हाथ फेर रहा था। हाथ फेरते फेरते किसी ने मेरे बाल जोर से पकड़ लिया और मेरे सर को झटका दिया है। वो इतनी जोर से झटका दिया कि मेरी आंख खुल गई है कि ये क्या हुआ है, कि ख्वाब देखा है या क्या। तो मैंने जब देखा है वाकई मुझे किसी ने झटका दिया था, तो एकदम मैंने यूं पीछे की तरफ, सीधा सोया था, पीछे की तरफ करके देखा है तो वो बहुत ही खौफनाक चेहरा था जो मेरे पीछे था। और अगली जो बात बताई वो सारे कांप गए कि वो जो था उसका मुंह पीछे था और उसका जिस्म दीवार को टच होता हुआ छत के ऊपर भी लगा हुआ था उसका जिस्म, और उसकी जो टांगें थीं वो सामने वाली दीवार को टच हो रही थीं। यानी वो इस तरह फोल्ड हुआ था या इस तरह चिपका हुआ था, इतना बड़ा था कि उसके पांव सामने वाली जो दीवार थी उसके साथ नीचे ज़मीन थी, सामने ज़मीन पे उसके पांव थे, टांगें उसकी ऊपर जा रही थीं छत तक। छत के ऊपर उसका धड़ टच हो रहा था और टच होते 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 कोने तक उसका धड़, गर्दन चली गई थी, और नीचे उसकी चारपाई जहां तक थी वहां तक भी उसका जिस्म आके
वो जो भी था वो वहाँ सामने से शुरू हुआ था, पाँव वहाँ पे थे और सामने वाली दीवार को टच होके, छत को टच होके, पीछे वाली दीवार को भी टच होके वो उसके सर तक आया हुआ था और हाथों से उसके बालों को छेड़ता छेड़ता उसने उसके बाल खींच लिए थे। और जब उसने उसको देखा पीछे तो कहता है उसका काला स्याह रंग था, चूंच वाले उसके कान थे, चूंच वाले बड़े बड़े से उसके चूंच वाले कान थे। आंखें जो उसकी थीं बहुत बड़ी बड़ी और सीधी यूं आंखें थीं। वो कहता है हम यूं झपकते हैं, वो यूं साइडों से आंखें झपक रहा था। हमारी यूं है, वो यूं कर रहा था, यूं आंखें झपक रहा था। ऐसे सीधी सी थी, सीधी उसकी आंखें थीं, लंबे से उसके कान थे, छोटा सा ना होने के बराबर उसका नाक था, नजर ही नहीं आता था उसका नाक। ऐसे लगता था जैसे वहां पे छोटा सा सुराख सा है अंदर की तरफ घुसा हुआ। बाहर नाक हमारा इंसानों का जिस तरह है, इस तरह नाक नहीं था, अंदर जैसे घुसा हुआ था, छोटा सा एक सुराख सा था, जैसे लगता है उसका नाक है। और मुंह जो था वहां पे दांत ही दांत थे। कहता बस मैंने झलक देखी है, जितना एक्सप्लेन कर सका बेचारा साईं, कि आंखें उसकी इधर थी, छोटा सा यहाँ पे ऐसे सुराख था और दांत उसके बड़े खौफनाक से थे और बड़े बड़े, जो बार बार कहता बहुत बड़े बड़े उसके कान थे, बहुत खौफनाक था। पीछे उसका मुंह था और बाकी उसका जिस्म दीवार को टच होके, छत को टच होके, होता होता सामने वाली दीवार से होता होता नीचे तक आ रहा था। वो यूं दीवार में चिपका हुआ था। कहता मैंने जब देखा है तो मैं डर गया हूं, और जब मैंने चीख मारी उसको देखा है तो उसने मुझे कहा है तुमने हमारा राज बता दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये वो जुमला था जिस पर वो शदीद डर गया था कि बाजी वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तब सबने उसको कहा, माँ ने कहा तुम लोग जाओ, मैं बैठती हूँ इसके पास। वो माँ जी इनको कहता, उन्होंने कहा बेटा क्या बात है, तो उलझा उन्होंने कहा बाजी मुझे पहले भी कह चुके हैं कि तुम्हें कहा था बताना मत, मुझे उन्होंने मना किया था। आप मेरी माँ हैं, आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया, उन्होंने मुझे बताने से मना किया था। अब वो मुझे कहते हैं वो तुम्हें मार देंगे। बाजी वो बहुत बुरा था जिसको मैंने देखा बाजी। अब वो लड़की नहीं आती वहाँ पे, मुझे अजीब अजीब चेहरे नज़र आते हैं, काली काली शक्लों वाले, बहुत बुरे बुरे। अब वो जो बातें कर रहा था बहुत मासूमाना बातें थी। बाजी समझ भी रही थी और नहीं भी समझ पा रही थी कि ये कैसी बहकी बातें, लेकिन ये ज़रूर था ये पहले ही दरवेश था, साईं था, एक डर चुका है, कुछ इसके साथ हो चुका है। सादा से लोग थे। उन्होंने कहा ठीक है अब तुम सो, सुबह देखते हैं। सुबह उन्होंने गए, उनके लिए कुछ कहा, जो पीर साहब हैं जो भी हैं उसके लिए तावीज़ लेके आओ। ये डरना शुरू हो गया। अगले दिन वो गए, उसके लिए तावीज़ लेके आ गए। उसको कहा ये तुम्हें गले में तावीज़ पहना रहे हैं, तुमने इसको उतारना नहीं है। अब वो तुम्हें जो भी डरा रहे हैं ना, अब वो तुम्हें नहीं डराएंगे, ठीक है। उसको ट्रीट भी ऐसे करते थे कि काम करने वाला है, बच्चों की तरह माँ बन के उन्होंने माँ कहता था तो वो भी बच्चा समझ के ट्रीट करती था। तो माशाल्लाह जवान ही। जिस दिन उसने गले में तावीज़ पहना, वो अपने काम में लगा रहा, तावीज़ उसके गले में था, और रात को जब वो सोए हैं तो उसके चीखों की आवाज़ आई है। आज बहुत बुरी तरीके वो चीख रहा था। आज सबका कलेजा मुंह को आ गया, ऐसी भयानक उसकी चीखें थी कि वो डर रहा था। जब वो अंदर गए हैं तो तावीज़, वो जो चारपाई का वो एक कोना होता है उसके ऊपर लटका हुआ था, उसका मुंह लाल हुआ था और वो उठ के बैठा हुआ था, बच्चों की तरह रो रहा था। वो कहते हैं सारे भाग के पहुंचे, क्या हुआ मेरू, क्या हुआ। तो वो रोए जाए, उसका मुंह देखा तो लाल, ऐसे जैसे उसको थप्पड़ पड़े हुए हैं दोनों साइडों पे, शदीद थप्पड़ पड़े हुए हैं। मेरू ये तावीज़ क्यों उतार दिया। वो कोई जवाब ना दे, बड़ी मुश्किलों से उसको संभाला। रात सारी वो ऐसे बैठा रहा। उस रात वो नॉर्मल ही नहीं हो सका। जब सुबह हुई तो बड़ी मुश्किलों से इतना कह सका, उन्होंने मुझे बहुत मारा है। उन्होंने कहा ये तूने क्यों पहना है, तुम्हारी हर बात क्यों बताता है। वो आखिरी दिन था जब मेहरू ने बैठ के घर वालों को ये आखिरी बात बताई थी कि उन्होंने मुझे मारा है, बहुत मारा है। रात को तो कुछ भी नहीं बताया, चुप बैठा रहा अंधेरे में। जब रोशनी हुई, सूरज निकल आया, दिन हुआ, तब उसने इतना सिर्फ बताया। हिल रहा था मुसलसल, ऐसे बैठा हिलता रहा है रात सारी। और उसने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत मारा है, तुमने क्यों बताया है। उन्होंने कहा इसको उतार दो। मैंने उतार दिया। मैंने नहीं पहना, मुझे मार देंगे। मैंने नहीं पहना, मुझे मार देंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा, खाना नाश्ता वाश्ता दिया, उसकी केयर शेयर की, वो अपने ऐसे हिलता रहा। उसके बाद वो उठा, घर वाले अपने अपने काम किए, उसकी देखभाल भी कर रहे थे। वो बाहर निकला, ऐसा निकला कि फिर घर नहीं आया। कहते हैं वो आखिरी दिन था, ऐसा निकला कि फिर वो घर नहीं आया, ना उस कमरे में आया, ना उधर आया। कहां गया कोई नहीं जानता था कि मेहरू कहां है।
वो बहुत अच्छा था, वो बहुत नेक था, वो बहुत काम से काम रखने वाला था। नेक इस सेंस में कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, सबके काम कर देता था, कभी मुंह से बुरी बात नहीं की, गुस्सा नहीं किया, लड़ाई नहीं किया, चुप रहता था, अपने गाने गाता रहता था, कढ़ाई करता था, औरतों के कपड़े तक भी पहन लेता था। बहुत ही मासूम, मुझे आज भी वो शख्स याद है। लेकिन घर से वो चला गया, कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता लगा। उसका एंड ये हुआ था, फिर नहीं किसी को पता लग सका मेहरू कहाँ गया। घर वालों से पूछते थे मेहरू कहाँ गया, वो कहते अल्लाह बेहतर जाने। तावीज़ उसी चारपाई के कोने पे लटका के ऐसा गायब हुआ, फिर कहाँ गया। और जब बहुत टाइम गुजर गया, माँ उसको बहुत याद करती थी, बच्चों की तरह वो भी उसको प्यार करती थी। यतीम था तो किसी का, लेकिन उससे प्यार करते थे। कहते फिर वो वापस नहीं आया। फिर जब बहुत टाइम हो गया तो घर वालों ने यही समझ लिया मर खप गया, कहाँ गया, कोई ले गया उसको, क्या हुआ, किसी को उसके बारे में आज तक नहीं पता लग सका। उसकी रीज़न वो कहते हैं वली वारिस उसका था नहीं कि उसके कोई पीछे आता पूछने आता, और घर से ऐसा गया, कहाँ गया ये नहीं पता लग सका। कोई हादसे का शिकार हो गया, उसके साथ क्या हो गया। लेकिन फिर उसका एक दफा पता लगा, किसी ने उसको देखा और उसने घर वालों को आके बताया कि मैंने मेहरू को देखा है। बहुत दूर कहीं था और उसने कहा मैंने उसको वहां पे देखा है। वो एक दरबार है, वो दरबार पे रहता है, वहां झाड़ू झाड़ू लगाता है, वहां काम करता है, वहीं सोता है, वो किसी से कोई बात नहीं करता। और मैंने उसको देख लिया था, मैं उसके करीब गया, मैंने उससे कहा मेहरू। उसने मुझे देखा लेकिन इग्नोर कर दिया। मैंने उसका नाम पुकारा, उससे बात की, उसने मुझे कोई भी नहीं पहचाना। था वो मिस्कीन सा, दरवेश सा, ऐसा नहीं कि वो एक्टिंग कर रहा था, वो ऐसा ही हो चुका था कि उसको पहचान तक नहीं सका। और फिर घर वाले उस जगह पे उसको लेने के लिए गए, उससे प्यार करते थे, वो कहते हैं उसको लेने के लिए गए उसी दरबार पे, वो जो दूर एक दरबार था उसको लेने के लिए गए। लेकिन उसका ऐसा हो चुका था वो किसी को नहीं पहचान रहा था। दरबार वालों से बात की तो उन्होंने कहा पता नहीं अल्लाह का बंदा कहाँ से आया है, सारे काम करता, हम इसको रोटी दे देते हैं, ना भी दें मांगता नहीं है, दे देते हैं खा लेता है, कभी किसी से कोई बात नहीं की, दरबार की सफाइयाँ कर देता है, झाड़ू लगा देता है, छिड़काव कर देता है पानी का, काम करता रहता है। कोई काम कहता है, कोई इसको कहता कोई नहीं है काम, किसी का ना काम करता है, मतलब अपनी मर्जी से सफाइयाँ करता है, चुप करके सो जाता है। घर वालों ने बड़ी कोशिश की मेहरू को समझाएं, उसको वापस लेके आए, बात करें, उसने किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो इस तरह फिरता रहा जैसे ना किसी की बात सुन रहा है ना किसी को देख रहा है, वो अनजान सा था। तो वहाँ के जो दरबार के थे उन्होंने उनको मशवरा दिया कि अब ये साईं हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये आपको जान के नहीं पहचान रहा या जान के आपको नहीं देख रहा, इसका दिमाग अब इतना हो चुका है कि ये साईं हो गया है, इसके दिमाग को कोई चोट पहुंची है या क्या हुआ है, ये वाकई ऐसा ही है, ये किसी को पहचान नहीं रहा आप लोगों में से। इसको ले भी जाएंगे क्या करेंगे इसका, यहाँ इसने अपना बसेरा रख दिया है। कभी जो यहाँ के लोग हैं इसको नहला धोला भी देते हैं, इसको होश नहीं है, अब ये बिल्कुल साईं हो गया है, इसको छोड़ दें। और घर वाले भी समझ गए थे ये साईं है, इसका कैसे ख्याल रखेंगे, इसको तो अब हर वक्त संभालना मुश्किल है। तो वो कहते हैं उसको वहाँ पे फिर छोड़ के आ गए। वली वारिस कोई होता तो उसको ज़रूर करते, माँ ने भरपूर कोशिश की वापस आ जाए, लेकिन उसको भी अंदाज़ा हो गया था अब ये बिल्कुल दिमागी तौर पे गैर हाजिर हो गया। उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, मैंने खुल के नहीं बताता, दरबार पे जिस तरह की उसकी कंडीशन थी अच्छी नहीं थी हालत। अच्छी से मुराद ये नहीं है कि खाने पीने को नहीं मिल रहा था, खाने पीने को मिल रहा था, जिस तरह रह रहा था, सफाई नहीं कर रहा था, जैसे हो गया था नहला देते थे तो नहला देते थे, और जिस तरह की थी कि उनको बेहतर लगा कि इसको अब नहीं लेके जाना चाहिए, और उसको वो लिए बगैर वापस आ गए। मज़े की बात ये जगह अब भी मौजूद है, अब तो पुख्ता हो गई है, गली भी पुख्ता है, वो घर भी पुख्ता है, मॉडर्न बन गया वो घर, तुड़वा दिया उन्होंने उसको, घर पार्टीशन हो गया उसके घर के अंदर, उसके बहुत से हिस्से हो गए। वो गली भी आज अपनी जगह पे मौजूद है, मैं गली भी आज आपको दिखा सकता हूँ, बल्कि कोशिश करूँगा किसी को मैं आपको गली दिखाऊँ। वो दरवाज़ा जो है मॉडर्न हो चुका है, वो तो नक्शा ही बदल गया। राइट साइड वाली गली अब भी वैसी है, पुरानी, बहुत पुरानी। आप उसकी ईंटें, अच्छा उसकी मज़े की बात यह है उसकी जो ईंटें हैं ना, वो बड़ी बड़ी ईंटें नहीं है हिंदुओं के दौर की या बादशाहों के दौर में, छोटी छोटी जो ईंटें लगती थी ना, वो छोटी छोटी उस गली की ईंटें हैं, छोटी छोटी। सिर्फ वही गली बची है जिसकी छोटी छोटी ईंटें हैं जो याद कराती हैं उस दौर की। जो लेफ्ट साइड वाली हैं जहाँ पे वो दरवाज़ा था, वो भैंसों का था, जहाँ पे उसको देखा था, वो नया बन चुका है, मॉडर्न बन चुका है, सीमेंट लग गया, बेहतरीन बन गया। लेकिन आज भी वो शख्स मुझे याद है, मैंने उसको चुड़ैल समझा था और डर गया था, लेकिन उसके साथ इस तरह के बहुत सारे मामला आते रहे।
उसके साथ क्या क्या रहा घर वालों ने खुल के भी नहीं बताया। ये वो बातें थी जो हम तक पहुंची थी, बहन से बाकियों से सुना के उसके बारे में ये बताया गया था, ये उन्होंने मुझे बताया था, तो उसका के बारे में तो ये कहते हैं ये भी हुआ बेचारे के साथ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो उस तरह मुझे भी पता लगा उसके साथ ये हुआ और एंड उसका ये हुआ। असल में उसके साथ क्या क्या होता रहा वो खुल के नहीं बताता था, वो डर गया था आखिर में, लेकिन वो करैक्टर था, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा था। आज भी जब मैंने कहानी सुना थी उसको याद किया ना कि जब मैं उधर से गुजरा था और उसको मैंने देखा था, मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। मैं उसको चुड़ैल समझा था, वो बैठा भी इस अंदाज में था, गाना भी इस तरह था, आवाज़ बहुत पतली सी थी उसकी, ना औरत की थी ना मर्द की थी, लेकिन वो किरदार था। सादा लोग थे, कमाल दौर था, बंदे ही बंदे हैं, इंसान कोई भी नहीं है, बंदे ही बंदे हैं, अल्लाह का बंदा कोई नहीं है। इंसान से मुराद ये है जिसमें इंसानियत हो, वो इंसान कोई नहीं है। हर इंसान है एक दौड़ सी लगी है, दौड़ता जा रहा है, घोड़े की तरह दौड़ता जा रहा है। इंसान की मंजिल क्या है किसी को नहीं पता अपनी मंजिल का, बस दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। ये मेरी कहानी थी जो मुझे आज भी याद है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह अपनी और भी कहानियाँ हैं बहुत सारी जो शेयर करूंगा, और आप लोगों की भी कहानियाँ लाजमी OCS का हिस्सा बनाऊंगा। आप लोग भी अपनी कहानी OCS में भेजिए, लिख के भेजिए या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजिए व्हाट्सएप पे या लिख के भेज सकते हैं या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। एक गलती जो कल की कहानी में भी हुई है आप लोगों ने नहीं करनी, शुरू में अपना तारुफ कराना है, जी मेरा नाम ये है, मेरा शहर ये है, फलां जगह पर मैं रहता हूँ। जो कहानी का किरदार है उसका नाम यह है, लेकिन आपने फर्जी बताना है, मेरा नाम असली बताना है या फर्जी, ये मुझे ज़रूर बताना है। कल जो मैंने कहानी सुनाई उन्होंने ये नहीं मुझे बताया कि किरदार का नाम फर्जी बताना है या रियल बताना है, मैं फिर अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, गलत भी हो जाता है। तो इसलिए आप लोग मुझे ये लाजमी कहानी के एंड में बता दिया करें कि रियल नाम बताने हैं या फर्जी नाम रखने हैं। लोकेशन मुझे रियल बता दिया करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं रियल बताऊँ तो कह दें जी रियल बता दें, और अगर चाहते हैं कि रियल नहीं बतानी तो मुझे रियल बता दें और आगे कह दें कि आप नाम फर्जी रख लें, तो मैं फर्जी रख लूँगा। आखिरी लफ्ज़ स्टोरी में वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें व्हाट्सएप या लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी STORY इंग्लिश में या उर्दू में सेट टे वाओ रे छोटी है, स्टोरी लाजमी लिखना। अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो प्रोग्राम में आपकी कहानी शामिल नहीं हो सकेगी। शर्त यही है स्टोरी आखिरी लफ्ज़ होना चाहिए, और आपने इसको भेजना है 00923136655500। मैं रिपीट कर देता हूँ 00923136655500। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर, इस पर आप मुझे सेंड कीजिए। इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी OCS का हिस्सा बनाऊंगा। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।